जरा सोचिए, दो ऐसी कंपनियां, इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर कि लगता था ये कभी डूब ही नहीं सकती, लेकिन वो डूब गईं। एनरॉन और वर्ल्डकॉम। इनके गिरने से सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं हिली, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट अमेरिका की बुनियादें हिल गईं। आज हम इसी मलबे को गुरीद कर देखेंगे कि इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, ऐसे सबक जो आज भी इतने ही अहम हैं। ये अल्फाज वर्ल्डकॉम के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्कॉट सुलिवान के हैं और ये उन्होंने कंपनी की तारीख की सबसे बड़ी तबाही से कुछ ही अरसा पहले कहे थे। ये एक जुमला ही इस धोखे की गहराई बताने के लिए काफी है जो उस वक्त की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक के अंदर चल रहा था। 11 अरब डॉलर वर्ल्डकॉम में जो अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ था, उसकी कुल रकम इतनी थी। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये एक ऐसी मालियाती तबाही का पैमाना है जिसने हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली और अनगिनत सरमायाकारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को सिफर कर दिया। देखें, यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक कंपनी या एक वाकये की बात नहीं थी। ये स्कैंडल्स एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा थे, एक ऐसा तूफान जिसने कॉर्पोरेट दुनिया पर लोगों के एतमाद को जड़ से उखाड़ कर रख दिया था। एनरॉन, जो कि एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और वर्ल्डकॉम, टेलीकम्युनिकेशन का एक देव, इन दोनों का जवाल इतना अचानक और मुकम्मल था कि उसने पूरी दुनिया की मार्केट्स को हिला के रख दिया। ये सिर्फ दो कंपनियों की नाकामी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम पर एतमाद का बहरान था। और इस पूरे बहरान के मरकज में थी आर्थर एंडरसन, जो कभी दुनिया की 5 सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्मों में से एक थी। कांग्रेस की समात में बोले गए ये अल्फाज उस गुस्से और मायूसी को जाहिर करते हैं जो सब महसूस कर रहे थे। ये वो फर्म थी जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो इन कंपनियों की किताबों को चेक करे, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुई। इस स्कैंडल का नतीजा, आर्थर एंडरसन का नामो निशान मिट गया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतने बड़े फ्रॉड इतने लंबे अरसे तक सबकी नजरों के सामने कैसे चलते रहे? आइए इस मामले को हल करने की कोशिश करते हैं। एनरॉन का तरीका बहुत पेचीदा था। उन्होंने स्पेशल पर्पस एंटिटीज यानी SPEs का इस्तेमाल किया। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये ऐसी खुफिया कागजी कंपनियां थीं जो एनरॉन ने अपने अरबों डॉलर के कर्जों को अपनी असली बैलेंस शीट से छुपाने और मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बनाई थीं। यहां एक बहुत अहम नुक्ता है, कानून की पाबंदी करना और शफ़ाफ होना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एनरॉन ने कानूनी तौर पर इन कागजी कंपनियों का जिक्र तो किया, लेकिन इस तरह कि कोई उसे समझ ही ना पाए। ये बिल्कुल कानूनी दांवपेच के पीछे छुपने वाली बात थी। अब अगर वर्ल्डकॉम की बात करें तो उनका फ्रॉड एनरॉन के मुकाबले में बहुत ही सीधा साधा था। उन्होंने अकाउंटिंग का एक बुनियादी उसूल तोड़ा। उन्होंने अपने रोजमर्रा के अखराजात जैसे टेलीफोन लाइनों का किराया उन्हें खर्चा दिखाने के बजाय एक असासा यानी इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने महीने भर के राशन के खर्च को अपनी जायदाद में शामिल कर लें ताकि आपका बजट अच्छा लगे। ये दोनों फ्रॉड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मुकम्मल नाकामी के बगैर मुमकिन ही नहीं थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के अंदर के लोग और उनके दोस्त बैठे थे, जिसकी वजह से कोई सही निगरानी थी ही नहीं। ऑडिट कमेटियां कमजोर थीं और ज्यादातर केसेस में तो धोखाधड़ी की क़यादत खुद CEO या CFO कर रहे थे। और ऑडिटर्स, उन्होंने भी भारी फीसों के लालच में अपनी आंखें बंद कर लीं। इन स्कैंडल्स की राख से एक ऐसा तारीखी कानून निकला जिसका मकसद ये था कि ऐसा दोबारा कभी ना हो सके। और जरा हालात की तेजी तो देखें। वर्ल्डकॉम के फ्रॉड का इंकशाफ होने के सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक तारीखी कानून पास कर दिया, सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट, जिसे SOXP कहते हैं। इससे पता चलता है कि तब्दीली की जरूरत कितनी फौरी और शदीद महसूस की जा रही थी। सॉक्स ने हर उस कमजोरी पर वार किया जो एनरॉन और वर्ल्डकॉम में नजर आई थी। ऑडिटर्स पर नजर रखने के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया। CEO और CFO को कहा गया कि अब आप जो भी रिपोर्ट साइन करेंगे उसके ज़ाती तौर पर जिम्मेदार होंगे। और कंपनियों के अंदरूनी कंट्रोल सिस्टम को मजबूत किया गया। ये सिर्फ कानून नहीं था, ये एक पैगाम था कि बस अब बहुत हो गया। तो ठीक है, ये सब तो तारीख है, लेकिन इस सारी कहानी का आज के दौर के लिए क्या मतलब है? अगर कोई आज अकाउंटिंग या फिनांस की दुनिया में काम कर रहा है तो ये कहानियां उसके लिए क्या सबक रखती हैं? इस पूरे तज्जिए का सबसे अहम सवाल यही है, अगर हम माजी से नहीं सीखते तो हम उसे दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वो कौन से किलीदी असबाक हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए? सबसे पहला और शायद सबसे अहम सबक है पेशावराना शक, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर शक किया जाए, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी भी मालूमात को आंखें बंद करके कबूल ना किया जाए। सवाल किया जाए, चैलेंज किया जाए और सबूतों को तनकीदी नज़र से परखा जाए।
अगर आर्थर एंडरसन के ऑडिटर्स ने ये जहनियत अपनाई होती तो शायद तारीख कुछ और होती। इन्हीं स्कैंडल्स का एक नतीजा ये भी निकला कि फ्रॉड एग्जामिनेशन एक बहुत अहम फील्ड बनकर सामने आई। ACFE जैसी तंजीमें अब ऐसे मालियाती जासूस तैयार करती हैं जिनका काम ही धोखाधड़ी को पकड़ना और रोकना है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया में ईमानदारी की हिफाजत करने का एक मिशन है। अक्सर हम सोचते हैं कि फ्रॉड सिर्फ बुरे लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। फ्रॉड ट्रायंगल का नजरिया हमें बताता है कि कैसे अच्छे लोग भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं। उन्हें 3 चीजों की जरूरत होती है: कोई शदीद दबाव, जैसे कि मुनाफे का टारगेट पूरा करना, एक मौका यानी कमजोर सिस्टम, और अपने अमल को सही साबित करने के लिए कोई बहाना या जवाज। एनरॉन और वर्ल्डकॉम में ये तीनों चीजें एक साथ जमा हो गई थीं। आखिर में फ्रॉड के खिलाफ सबसे मजबूत दिफा कोई कानून नहीं, बल्कि कंपनी का कल्चर होता है। जब कंपनी की सबसे ऊपर की लीडरशिप खुद ईमानदारी और शफाफियत पर यकीन रखती है, तो वही पैगाम नीचे तक जाता है। इसे टोन एट द टॉप कहते हैं, और ये धोखाधड़ी को रोकने का सबसे मौसर तरीका है। अब हम अपने तज्जिये के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ लेकर आता है। ये एक तल्ख लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है। धोखाधड़ी का खतरा कभी खत्म नहीं होता। माशी हालात बदलते रहते हैं, लेकिन इंसानी फितरत नहीं। ये जुमला हमें याद दिलाता है कि चौकन्ना रहना कितना ज़रूरी है, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे। और ये सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या इतनी बड़ी तबाही के बाद बनाए गए कानून काफ़ी हैं, या क्या तारीख एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए तैयार है? इसका जवाब शायद इस बात में छुपा है कि हमने एनरॉन और वर्ल्डकॉम के मलबे से सीखे गए उन असबाक को कितना याद रखा है।